हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कूलॉम आवेश को परिभाषित करें। एक कूलॉम आवेश को परिभाषित करें। तो आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, जो एक कूलॉम आवेश को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? तो आप लिखेंगे, यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तब चालक से प्रवाहित आवेश 1 कूलम होता है। यानी कि अगर किसी चालक तार से या फिर कोई भी चीज़ से, कोई चालक पदार्थ होना चाहिए, उससे अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें, तो उससे जो प्रवाहित आवेश होगा वो 1 कूलम होगा। तो वही चीज़ क्वेश्चन कर रहा था, 1 कूलम आवेश को परिभाषित करें। तो अगर किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तो उस पर जो आवेश होगा तो वो हो जाएगा 1 कूलम। तो आप लोग आशा करता हूँ यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर होगा, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित आवेश न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब, कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जितने भी आवेश, जितने भी चार्ज हैं, उस पर जो न्यूनतम आवेश होगा उसका पूर्ण गुणज होगा। यानी कि ये कभी भी दशमलव गुणज नहीं होता है। यानी कि ये कभी भी पूर्णांक में नहीं आ सकता, हमेशा ये पूर्ण गुणज ही होगा। कहने का मतलब ये पॉइंट में नहीं होगा, हमेशा पूर्ण गुणज होगा। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवेश के वितरण की कितनी विधियां हैं, उनके नाम लिखें। यानी कि आवेश को कितने विधियों, कितने मेथड से हम लोग उसको वितरित कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके नाम बताना है। तो आंसर में आवेश के वितरण की 3 विधियां, आवेश को हम लोग 3 विधियों, 3 मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर है आवेश का रेखीय वितरण, यानी कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सेकेंड नंबर में है आवेश का पृष्ठीय वितरण, यानी कि सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और थर्ड नंबर में है आवेश का आयतनिक वितरण, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये आवेश के 3 मेथड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, उसके वितरण करने के। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा, आवेश का रैखिक घनत्व को परिभाषित कीजिए। यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है? तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई, किसी पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि किसी, कोई भी पदार्थ है, उसका अगर एकांक लंबाई लेंगे, एक लंबाई लेंगे, तो उसमें जितने भी चार्ज उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो उसी को हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे, यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। तो इसे ध्यान देना, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलोम प्रति मीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जो आवेश का रैखिक घनत्व, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलोम प्रति मीटर होता है। अब इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित कीजिए। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, परिभाषित करना है, इसको डिफाइन करना है। तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितने भी आवेश होंगे, जितने भी चार्ज होंगे, उसे ही हम लोग पृष्ठीय घनत्व कहेंगे आवेश का, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे। इसे ध्यान रखना, इसे सिग्मा, सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलोम प्रति वर्ग मीटर होता है। जैसे कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक था कूलोम प्रति मीटर। तो यहाँ पे अगर पृष्ठीय घनत्व है, क्षेत्रफल की बात आ रही है, तो कूलोम प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, इसको सूचित किया जाता है सिग्मा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आवेश का आयतनिक घनत्व को परिभाषित करें। आवेश का आयतनिक घनत्व को परिभाषित
कराएं। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। इसे रो इस तरह से होता है, इसे रो से सूचित करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन, यानी कि प्रति एकांक आयतन में जितने भी चार्ज होंगे उसे ही उस वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे। इसे रो से सूचित करेंगे और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलोम प्रति घन मीटर, यानी कि कूलोम प्रति मीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। तो आपको आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ घर्षण आवेश से आप क्या समझते हैं। घर्षण आवेश से आप क्या समझते हैं, यानी कि फ्रिक्शनल चार्ज से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सतह पर रगड़ा जाता है, यानी कि उसको रब किया जाता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। तो जब घर्षण होता है, उसको रबिंग करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे दोनों वस्तु पर विपरीत आवेश यानी कि अनलाइक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं, जिसे घर्षण आवेश कहा जाता है। यानी कि दो बॉडी है, अगर उसको हम लोग, दो ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम लोग रगड़ेंगे तो वहाँ के जो है उन बॉडीज़ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले आएंगे, जिससे उन पर विपरीत आवेश यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज उस पर प्रोड्यूस होंगे, यानी कि उत्पन्न होंगे, और इसी को हम लोग बोलेंगे घर्षण आवेश। तो आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है फ्रिक्शनल चार्ज यानी कि घर्षण आवेश को स्थिर आवेश भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, घर्षण आवेश को स्थिर आवेश भी कहा जाता है। घर्षण आवेश को स्थिर आवेश भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है उसी वस्तु में स्थिर रहता है, यानी कि उसी वस्तु में ये स्थिर रहता है। घर्षण आवेश उस वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाता है, जिस कारण से फ्रिक्शनल चार्ज यानी कि घर्षण आवेश को स्थिर आवेश भी कहते हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, जो घर्षण आवेश को स्थिर आवेश क्यों कहा जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आवेश उत्पन्न या विकसित करने के कितने विधियां हैं, उनके नाम लिखे हैं। यानी कि कितने हम लोग मेथड से आवेश को डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न करने की यानी कि विकसित करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर में है बाई रबिंग, यानी कि रगड़ने के द्वारा हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके उसको। सेकेंड में बाई कनेक्टिंग या बाई कंडक्शन, बाई कनेक्टिंग या बाई कंडक्शन यानी कि जोड़ने या संवहन के द्वारा, जोड़ करके या फिर संवहन के द्वारा। और थर्ड नंबर में है बाई इंडक्शन यानी कि प्रेरण के द्वारा। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे आगे क्या क्वेश्चन करा है, उसको देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन करा है स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थिर आंसर में क्या हो जाएगा, तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी कि जो स्थिर आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में है एट्रैक्टिव फोर्स यानी कि आकर्षित बल, और सेकेंड में है रिपल्सिव फोर्स यानी कि विकर्षित बल। तो एट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, आकर्षित बल। तो विजातीय आवेशों के बीच यानी कि अनलाइक चार्जेस, अलग अलग टाइप के चार्जेस के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग एट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, यानी कि आकर्षित बल बोलते हैं। और जो सजातीय यानी कि एक टाइप के लाइक चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग रिपल्सिव यानी कि विकर्षित बल कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है स्थिर विद्युत बल के कूलम के नियम को बताएं। स्थिर विद्युत बल के कूलम के नियम को बताएं, यानी कि कूलम्स लॉ को बताना है स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो कह रहा है किन्हीं दो स्थिर आवेश के बीच, तो हमेशा ध्यान रखना ये स्थिर आवेश के बीच में ही होगा। किन्हीं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब कोई दो स्थिर आवेश है, उनके बीच जो लगने वाला स्थिर विद्युत बल है वो उन आवेशों के मान के गुणनफल, यानी कि मान लेते हैं पहला Q1 है
और दूसरा Q2 है, तो इनके मान के गुणनफल के समानुपाती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि कहने का मतलब फोर्स इक्वल टू अगर करेंगे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा K, तो F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कूलम का नियम का। तो यहाँ पे कह रहा था किन्हीं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ K कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव बोल रहा हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताएं। हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताएं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता, एक तो वैद्युतशीलता का यूनिट याद रखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और दूसरा हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, तो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान हो जाता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये विद्युतशीलता का यूनिट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं कह रहा है हवा या निर्वात के लिए के जो अभी हम लोग कांस्टेंट देखे थे, तो हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाता है, तो 9 गुने 9 10⁻9 यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 ये के का मान होता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।